तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनी है और रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की जब से शपथ ली है, कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीआरएस के जो विधायक है और जो बीजेपी के विधायक है, तो कई सारे विधायक जो है वो कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता भी इस तरह का दावा कर रहे हैं और लगातार जो है ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्या तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आएगी। इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर तो किस तरह देखते हैं आप, एक जो कांग्रेस विधायक है वो दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में बीआरएस के 30 से ज्यादा विधायक हैं और बीजेपी के भी कई सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या माहौल होने वाला है तेलंगाना में? देखिए निधि, वास्तविकता ये देखिए 5 विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी 3 स्थानों पे जीती। अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, शपथ की बात तो दूर है। और दूसरी तो कांग्रेस एक स्टेट जीती, वहां पे न केवल वहां के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली बल्कि काम करना शुरू कर दिया। कल उनका जनता दरबार था वहां विकलांगों के पास। और देखिए हमेशा जनता दरबार में क्या होता है, जनता को वेट करना पड़ता है। और वहां रेवंत रेड्डी ने जो नई शुरुआत की है, उन्होंने अपने कार्यालय को और अपने निवास को अंबेडकर भवन घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा मेरे निवास के बाहर कोई बैरिकेड्स नहीं होंगे, जनता अंदर आ सकती है। और जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी जाकर वहां पर विकलांग लोगों से स्वतः मिले हैं और सबके पास जाके मिले, और ऐसे नहीं मिले जैसे दूसरे प्रदेशों में होता है कि आर्मी जो पुलिस वाले हैं खड़े रहते हैं, पीछे से खड़े रहते हैं कि जो शिकायत करने वाला है वो कहीं कोई प्रतिक्रिया ना दे दे, और चारों तरफ से घेरा रहता है जैसे कि उसको डर लगता है। रेवंत रेड्डी एक जनता के चुने हुए, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह से मिल रहे हैं। अब देखिए प्रश्न ये उठता है, हमने एक अपने नेतृत्व को चुना, चाहे मैं मध्य प्रदेश का हूं, राजस्थान का हूं, तेलंगाना को, मैंने अपने नेतृत्व को चुना लोकतांत्रिक रूप से। मैंने एक अधिकारी, एक ऐसे नेता को चुना जिसको मैंने अपने प्रदेश का कर्णधार मानने का सोचा। क्या ये किसी का भी अधिकार है? ये हाईकमान का अधिकार है क्या? ये केंद्र सरकार का अधिकार है क्या कि मेरी प्रदेश की जनता ने अपना मत दे दिया, मत दिए हुए 7 दिन बीत गए और अभी तक आप मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और मेरे प्रदेश के नेता भी वो चुनेंगे जो कि दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ये तो एक प्रकार के केंद्र सरकार का इन्वेजन है। छत्तीसगढ़ में इन्वेजन है, राजस्थान में इन्वेजन है, मध्य प्रदेश में इन्वेजन है। तेलंगाना में जो बात आपने कही वास्तविकता है, क्योंकि जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी ने काम करना शुरू किया है, वहां के बीजेपी और देखिए बीआरएस के विधायकों को तो एक संकेत मिल गया है, चाहे वो कर्नाटका के अंदर जेडीएस के विधायक हों, चाहे वो तेलंगाना के अंदर बीआरएस के विधायक हों, उनको यह संकेत मिल गया है कि तीसरी शक्ति तिरोहित हो जाएगी। और पिछली बार बड़ी संख्या में जो वहां लोकसभा के सदस्य बीआरएस से जीत के आए थे, उनको यह संकेत मिल गया है कि 2024 के चुनाव में अगर वो बीआरएस के चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़े तो बुरी तरह से हारेंगे। तो या तो वो बीजेपी में चले जाएं या वो कांग्रेस में चले जाएं। आपको पता ही होगा कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े नेता बीआरएस में चले गए थे, क्योंकि राजनीतिक दलों का एक नेताओं का एक चरित्र होता है, जो सत्ता में होता है उसकी तरफ वो चले जाते हैं। तो ये अब महसूस हो रहा है बीजेपी के नेताओं को भी, क्योंकि देखिए एक निधि और चीज हुई है, साउथ के अंदर अगर 100 लोगों से आप बात करेंगे, उनमें से 80 लोगों के बीच में यह भावना है कि उत्तर भारत के लोगों ने उनके अधिकारों का हनन किया। मैं उत्तर भारत का हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैं ये मानता हूं गुजरात ने हनन किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार ने हनन नहीं किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार वाले तो वैसे ही मंदिर और मस्जिद में उलझे हुए हैं। उनके यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोजगार, महंगाई, इसके तो उत्तर प्रदेश वालों को वैसे ही कोई चिंता नहीं रहती है। वो तो जय श्री राम और जय सिया राम में ही बिजी रहते हैं। मंदिर में पूजा करना उनको अच्छा लगता है, नौकरी करना या महंगाई। लेकिन जो दक्षिण के अंदर एक भावना प्रबल हुई है, उनको ये लगता है कि उनके अधिकारों का हनन, जबकि और दूसरी बात आप ये सोचिए कि
यही बात ईस्ट इंडिया में भी हो रही है। जैसे कल महुआ मोइत्रा का निलंबन हुआ, उनको निकाला गया पार्लियामेंट से। ये बंगाल के अंदर और बंगला भाषी जितने भी स्थान हैं, जहां त्रिपुरा के अंदर भी हैं, बिहार के अंदर भी बहुत ज्यादा बंगला भाषी हैं, उड़ीसा के अंदर भी हैं, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी बंगला भाषी बहुत ज्यादा हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। देखिए निधि, ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। मैं ये चाहता हूं, चाहे मैं हिंदी भाषी हूं, वैसे कहा जैसे तमिलनाडु के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा हमारे उत्तर प्रदेश वाले बुरा मान गए, गौमूत्र पीने वाले। मैं तो गौमूत्र नहीं पीता, तो इसलिए मैं तो अपने को नहीं मानता कि मैं गौमूत्र पीने वाला हूं, और ना उत्तर प्रदेश के 99.9% लोग गौमूत्र पीते हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है, उनकी भावना यह है कि ये लोग अपने जो इनकी ओरिजिनल अपनी संस्कार हैं उनको ये साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में और बंगाल में थोपना चाहते हैं। तो देखिए होता क्या है निधि, जब आप अपने प्रदेश की अस्मिता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो बंगाली अस्मिता भी उसका प्रतिकार करने लगती है। तेलंगाना के अंदर जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी ने पहले 3-4 दिन के अंदर जनता को यह बता दिया है कि वो जनता के सेवक हैं, जनता के द्वार है। कर्नाटका में आपने देखा, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, क्या आपने कोई हिजाब और ये हलाल और ये इस टाइप की चीजें सुनी? क्या आपने सुना कि स्कूलों के बाहर मुसलमान लड़कियों के ये कहा गया कि आप हिजाब पहन के नहीं आओगे? क्योंकि समरसता की आवश्यकता है देश को, और इस समरसता की आवश्यकता, क्योंकि देश को समझने की आवश्यकता है, तो इंडिया को, भारतवर्ष को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग वेशभूषा के आधार पर अगर बांटा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है साउथ इंडिया तो बीजेपी के लिए पूरी तरह से कट गया है। और जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा पे इन्होंने अटैक किया है, और सोचिए आप, अब सोचिए, आरोप लगा, आरोप एक पत्र के माध्यम से लगा, आरोप लगाने वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, उसने टैक्स कमेटी के सामने जाके नहीं कहा कि आरोप मैंने लगाया है, उसने कहा पैसे का लेन देन हुआ, पैसे का कोई डिटेल नहीं दिया, कितना पैसा दिया, 5 रुपए दिए, मान लीजिए, मैं कहता हूं 5 रुपए दिए। अब 5 रुपए में एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा देंगे क्या? ये तो पता होना चाहिए 5 करोड़ हैं, 500 करोड़ हैं या 10 रुपए हैं। मान लीजिए मेरे घर के सामने 3 व्हीलर से महुआ मोइत्रा आई और उन्होंने भाई टैक्सी का स्वामी जी नहीं हुआ, जरा इसके डेट मेरे पास टूटे नहीं है, 150 रुपए दे दीजिए। ये भ्रष्टाचार का मामला है क्या? कल पार्लियामेंट के अंदर जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि मैंने भी अपना पासवर्ड जो है अपने पीए को दे रखा है। बीजेपी ने भी कहा उन्होंने देखा। प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार से आप पूर्वोत्तर के लोगों को, जिस प्रकार के तमिलनाडु के मंत्री को आपने जेल में भेज रखा है, जिस प्रकार से उसी आरोप में दिल्ली के 3 मंत्रियों को आपने जेल भेज रखा है, लेकिन तेलंगाना बीआरएस प्रमुख की बेटी को जेल नहीं भेजा है, उनसे पूछताछ भी नहीं हुई है। बीआरएस प्रमुख जो है हॉस्पिटलाइज हो गए। खैर किस मसले में हॉस्पिटलाइज हुए हैं, क्या हुआ है, मेरी पूरी उनसे परमेश्वर से शुभकामनाएं हैं, वो स्वास्थ्य लाभ करें। जीत हार तो जीवन में चलती रहती है, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे साउथ इंडिया के अंदर एक हवा बह रही है, ईस्ट में एक हवा बह रही है, नॉर्थ में एक इंडिया बह रही है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को राजस्थान के अंदर तुरंत शपथ लेनी चाहिए, चाहे वो बाबा बालकनाथ लें, चाहे वसुंधरा राजे लें, चाहे दिया कुमारी लें, या अश्विनी जो वैष्णव हैं, जो कि एमएलए भी नहीं है, जो चुने भी नहीं गए, चाहे वो लें, लेकिन कोई ले, जिससे जो वहां पे अराजकता फैल रही है करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या से, उसे रोका जा सके और जनता को ये महसूस हो कि उन्होंने वोट देकर अपना समय व्यर्थ नहीं किया है, उनकी चुनी हुई सरकार वहां पे अपना काम कर रही है। लेकिन रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से जनता से मिलना शुरू किया है, मुझे लगता है 2024 की डगर ये डीके शिव कुमार सीधारमैया कर्नाटका में और रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल करने वाले हैं, और ये एक एक सीट के लिए तरस जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल सर। और तेलंगाना की बात करें तो आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 119 में से कांग्रेस के खाते में सिर्फ 19 सीटें आई थी और बीजेपी को महज 1 सीट मिली थी, जबकि बीआरएस को 88 सीटें मिली थी। और तेलंगाना में जब सरकार का गठन हुआ और जैसे जैसे समय बीता गया, तो जो कांग्रेस के विधायक हैं, बीआरएस और बीजेपी दोनों ने ही तोड़ना शुरू कर दिया था।
याद होगा आपको कि 19 से घटकर जो है 7 सीटें ही बची हुई थी। और अब जो है बीआरएस के कई विधायक जो है वो कांग्रेस के संपर्क में है, तो क्या फिर से वही सब खेल होने वाला है? ऐसे में जो पार्टियां हैं वो अपने विधायकों को कैसे बचाएंगी? देखिए, ये 80% विधायक बीआरएस के, आश्चर्यचकित मत होइएगा, 80% बीआरएस के विधायक कांग्रेस में क्रॉसओवर करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये जी। इसलिए तैयार नहीं बैठे हैं जैसे पहले कांग्रेस से बीआरएस में गए थे, उस समय सत्ता के लिए गए थे। इस बार साउथ इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया के प्रति जो ये भाव पनपा है, जो मैंने आपको बताया, साउथ इंडिया के किसी भी क्षेत्र में अब वो ये जान गए हैं कि अगर उन्होंने नॉर्थ इंडिया का जो डोमिनेशन है, जो देखिए वास्तविकता देखिए, डिलिमिटेशन होगा, साउथ इंडिया की सीटें नहीं बढ़ेंगी, नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ जाएंगी, जिसके लिए नया पार्लियामेंट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे लोग जो है पढ़े लिखे ज्यादा, वहां पे जो साक्षरता है वो ज्यादा हो रही है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर घट गया है। उत्तर प्रदेश बिहार में बढ़ रहा है, तो यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ जाएंगी। तो वो इस बात से चिंतित हैं कि अगर हम लोग देश के हित में, जो बार बार होता है कि देश का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि जनसंख्या दर में गिरावट आनी चाहिए, साउथ इंडिया ने कर दिया, साउथ इंडिया ने उसका दंड भुगता कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश बिहार वालों ने देश हित में नहीं सोचा, अगर जनसंख्या बढ़ाना देश हित में नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया वालों ने ज्यादा जनसंख्या बढ़ाई, उनके ज्यादा पार्लियामेंट मेंबर्स हो गए। तो एक प्रकार से साउथ इंडिया वाले डरे हुए हैं। इसलिए बीआरएस और बीजेपी के वो लोग जो साउथ इंडिया में रहने वाले हैं, वो भी ये महसूस करते हैं कि लोकसभा चुनाव में और आगे उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अगर नॉर्थ साउथ इंडिया डिवाइड इतना ज्यादा बढ़ेगा तो उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आके तो वो चुनाव जीत नहीं सकते, यहीं के नेता नहीं उनको आने देंगे। इसलिए उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा है कि वो चले जाए ऐसी पार्टी में जो साउथ इंडिया में, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, हर जगह मजबूत हो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये साउथ और नॉर्थ डिवाइड है, ये देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। सर, तेलंगाना जीतने से कांग्रेस के दक्षिण में जो दरवाजे खुले हैं, तो वो 2024 में क्या शुभ संकेत ला सकते हैं? क्योंकि पहले भी आंध्र प्रदेश ने ही संभाला था कांग्रेस को। आंध्र प्रदेश में भी इसकी प्रतिक्रिया होगी। आंध्र प्रदेश में भी जहां कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में थी, आज जस्ट बिकॉज कर्नाटका में और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में अंतर पड़ेगा, बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। और आंध्र प्रदेश के भी जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि वाईएसआर कांग्रेस के बिल्कुल एक प्रकार से बड़े दिग्गज और बड़े ऊंचे नेता थे, और वास्तविकता में 2004-2009 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसमें वाईएसआर का बहुत बड़ा योगदान था। तो अब चाहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, चाहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उनको भी यह महसूस हो गया है, क्योंकि ये जो परिस्थिति बन रही है जिसमें केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, खैर अब बिहार की वो स्थिति नहीं रही जो पहले थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये जो हिंदी भाषी प्रदेश, मैं भी हिंदी भाषी व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राष्ट्र हित में नहीं है कि ये जो अलग अलग भाषाएं हैं इनके बीच का आपस का समन्वय कम हो, और जो अगर मान लीजिए द्रविडियन कल्चर में उनकी कुछ फीलिंग है उसको हम सनातन धर्म से जोड़कर और उसमें प्रतिक्रिया देने लगे तो ये डिवाइड और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो पूरी तरह से वहां वोट करेंगे, अगर पूरी तरह से वहां वोट करेंगे और जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है उससे केवल और उत्तर प्रदेश की लड़ाई बिल्कुल अलग होगी। बिहार की परिस्थिति बदल चुकी है, महाराष्ट्र की परिस्थिति बदल चुकी है। महुआ मोइत्रा पे जिस प्रकार का अटैक हुआ है, वेस्ट बंगाल में 4-5 सीटें निकालना भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। बिहार में जिस प्रकार की लामबंदी नीतीश कुमार और लालू यादव ने की है, वहां महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने की है। अजीत पवार और फडणवीस साहब के बीच में जैसी परिस्थिति बन रही है, मुझे ऐसा लगता है जो डगर है बहुत मुश्किल है। और जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया के लोग, मेरे जैसे लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, साउथ इंडिया के जो संस्कार हैं, चाहे हमसे भिन्न हैं लेकिन हमारे भाई हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, वो अलग तरह से बोलते हैं, मैं अलग तरह से बोलता हूं, वो अलग खाते हैं, मेरे भगवान अलग हैं, उनके भगवान अलग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो मुझे प्रणाम करें। ये भारत की विविधता जो हमारी शक्ति थी, इसको अगर कमजोर करने का प्रयास केवल राजनीतिक कारणों से किया जाएगा, इसका फल न केवल भारतवर्ष भुगतेगा बल्कि सत्ताधीश पार्टियां भी बदलेगी। क्योंकि उत्तर भारत को लग रहा है गुजरात सब ले रहा है,
दक्षिण भारत को लग रहा है उत्तर सब ले रहा है, और वास्तविकता में किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, गुजरात को जो मिल रहा है सो मिल रहा है। जी सर, तेलंगाना में जैसे कि अभी हम 5-6 महीने पहले की बात करें तो वहां पर लग रहा था कि बीआरएस बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएगी, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें फिर से एक बार बीआरएस की सरकार बनेगी। लेकिन इस बार आखिर केसीआर कहां पर गलती कर गए, क्या हुआ कि तेलंगाना से बिल्कुल ही साफ हो गया? देखिए, बीआरएस के हारने का मुख्य कारण माननीय मोदी जी का वो भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीआरएस प्रमुख मेरे पास आए थे, एनडीए ज्वाइन करना चाहते थे, और उन्होंने कहा था मेरी बेटी को बचा लो। उससे यह स्पष्ट हो गया, क्योंकि बीआरएस के सहयोगी कौन है? ओवैसी साहब। तो जो कांग्रेस का चार्ज था कि ओवैसी साहब एक प्रकार के एजेंट हैं बीजेपी के, तो पूरा जो कर्नाटका में स्थिति हुई थी और वो प्रूव हो गया, क्योंकि जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा साहब ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया। तो जो कांग्रेस का चार्ज था, ये जो थर्ड फोर्सेज हैं बेसिकली ये बीजेपी को हेल्प करने के लिए बनाई गई हैं। और एक निधि जी आपको और पता होगा, मध्य प्रदेश वाले इसकी पुष्टि करेंगे, पहले जो लाडली बहन योजना आई थी 1250 रुपए मिल रहे थे, इस बार की जो किस्त आई है वो 1000 रुपए की आई है, 250 रुपए कम हो गए हैं। हो गया। और बिजली में 5% के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज हो गए हैं। मतलब जो बहनों को 4-6 महीने पैसा मिला है, अब वो कम से कम उससे दुगना वसूला जाएगा। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक प्रकार की धोखाधड़ी है ये। 1250 दिया था और आपने कहा था 2500 करेंगे, 3000 करेंगे, तो भैया उसको आपने ये अब 1000 क्यों कर दिया? बिजली के चार्जेस क्यों बढ़ा दिए? तो अब गैस जो है, गैस सिलेंडर दीजिए 400 450 रुपए में दीजिए, मध्य प्रदेश में दीजिए, उत्तर प्रदेश में दीजिए, हर जगह धान 3100 रुपए का खरीदिए। हम जैसे वृद्धों को मेडिकल इंश्योरेंस दीजिए, 850 रुपए में हर साल प्रीमियम दूंगा, मुझे 25 लाख का चिरंजीवी पेमेंट दे दीजिए। मेरा जो मैं 70,000 रुपए साल का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देता हूं बचेगा। फिर मोदी जी, मैं भी कहूंगा मोदी मोदी, लेकिन पहले चिरंजीवी योजना मुझे दे दीजिए। नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा। जी सर, और एक आज काफी ज्यादा खबर एक और है, वायरल हो रही है कि तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर जो है वो बना दिया गया है, और जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, और बीजेपी कांग्रेस पर इसका आरोप लगा रही है। और बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ओवैसी जैसे कट्टर व्यक्ति से जो है हम शपथ ही नहीं लेंगे, ऐसे प्रोटेम स्पीकर से हम शपथ नहीं लेंगे। इसीलिए जो है, लेकिन उन्हें तो राज्यपाल ने नियुक्त किया है, ये फैसला तो राज्यपाल का है, फिर भी बीजेपी जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो बी टीम है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, असली मुद्दा यह है कि क्या आप ये मानते, पहली बात यह है कि जो ओवैसी साहब हैं, इनको कितनी बार आपने इंट्रोगेट करवाया ईडी सीबीआई से, और कितनी बार जेल भेजा? बाकी हिंदुओं को तो भेज देते हैं जरा जरा से चार्ज पे। आपने यहाँ पे संजय सिंह को भेज दिया, मनीष सिसोदिया को भेज दिया, यहाँ सुरेश जैन को भेज दिया, वहां अनिल देशमुख को भेज दिया, संजय राउत को भेज दिया। इसका मतलब यह है कि हिंदू, आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं क्या? ओवैसी साहब को तो मैंने कभी नहीं सुना कि आप जो है इस प्रकार से उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, इस प्रकार से उनको पूछ रहे हैं। आप प्रोटेक्शन देते हैं, आपके अंदर अंदर साठगांठ है ओवैसी साहब से, और बीआरएस के सहयोगी थे, बीआरएस आपकी सहयोगी थी। अरे ओथ लेनी है लीजिए, वरना मत लीजिए। आप कहिए रिजाइन कर देते हैं, हम असेंबली से रिजाइन कर देते हैं और कांग्रेस ये सीटें भी जीत जाए। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी आदमी पे, देखिए आप हिंदू हैं निधि, या मुसलमान हैं, या सिख हैं, या ईसाई हैं, सवर्ण हैं या बैकवर्ड हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या आप कोई आरोपी हैं? आप पे आरोप सिद्ध हो गए हैं। अगर ओवैसी साहब आरोपी हैं, उन्हें चुनाव क्यों लड़ने दिया आपने? अगर आरोपी नहीं है तो जस्ट बिकॉज मुस्लिम, क्या उनसे वोट नहीं लेंगे आप? क्या नीरव मोदी से वोट ले लेंगे? क्या आप ललित मोदी से ले लेंगे, विजय माल्या से ले लेंगे, कि जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज? भाई प्रश्न ये उठा, धर्म संसद लगाने वालों से आप ले लेंगे क्या? गला काटने वालों से ले लेंगे क्या? अरे इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? जो अगर ओवैसी साहब दोषी हैं, मैं भी अगर विधायक होता मैं भी ना ओथ लेता, लेकिन वो विधायक बनते ही नहीं अगर वो दोषी हो। आप उनको जेल भेजते नहीं, आरोप उनको लगाते नहीं, वो उत्तेजित करते हैं अपने अल्पसंख्यकों को, जिससे कि हिंदुओं में रिएक्शन होता है, बीजेपी को फायदा होता है, एमआईएम कांग्रेस के वोट काटती है, सेकुलर वोट काटती है, बीजेपी सत्ताधीश हो जाती है। तो वास्तविकता में ये तो एक प्रकार का ये एक हिंदू मुसलमान नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है। अरे वो एक विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए विधायक हैं, गवर्नर साहब ने उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ओथ ले लीजिए और उसके बाद
MIM से अपनी लड़ाई जो नूरा कुश्ती आप करते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से करते रहिए। जी सर, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अब भाजपा के पास दक्षिण में एंट्री का क्या प्लान होगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जिस प्रकार के ये देखिए हर चीज में रिएक्ट करते हैं आप। भाई देखिए, एक नॉर्मल भाषा है, उन्होंने कहा गौमूत्र वाले प्रदेश। अब बताइए, गौमूत्र, मैं गौमूत्र नहीं पीता भाई। अब हो सकता है स्वामी रामदेव पीते हों, लेकिन जब स्वामी रामदेव की तबीयत खराब हुई तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती हुए। वो उनके जो बाल मुकुंद जी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती हो गए। अरे अगर कैंसर, मान लीजिए निधि जी, मैं एक एज ए इंजीनियर बात कर रहा हूँ, एज ए 21वीं शताब्दी का एक टीचर बात कर रहा हूँ। अगर गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है तो टाटा इंस्टीट्यूट के अंदर, जो मुंबई के अंदर है, लाखों लोग बेचारे अपनी जान दे रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हैं। ऑल इंडिया, लाखों लोग हिंदुस्तान के अंदर बर्बाद हैं, परेशान हैं। उनको कहीं गौमूत्र केंद्र खोल दीजिए, उनको रोज जितना 1 लीटर 2 लीटर 1 बाल्टी आधा ग्राम जो पिलाना है पिला दीजिए, कैंसर ठीक कर दीजिए। बल्कि यही क्यों, विदेश जाके गौमूत्र पिलाइए लोगों को। देखिए ये बेकार की बातें। लोगों को, गौ हमारी माता है, गाय हमारी माता है, दूध हम इसका पीते हैं, इसके बछड़े के बल पर हम भारतवासी जीते हैं। गौ हमारी माँ है और अपनी माँ का दुग्ध पान करके हर बच्चा जीवित होता है। बस दूध ही पीता है, उसके बाद कुछ नहीं पीता। लेकिन चलिए, मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन वो भी साउथ इंडिया की भावना को ठेस ना पहुंचाए। उत्तर भारतीय गौमूत्र नहीं पीते। गौमूत्र को जरूर कुछ लोग पीना चाहते हैं, वो पिए, जो नहीं पीना चाहते हैं ना पिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारियां देने के लिए। तो आप देख रहे थे कि जिस तरह से प्रोफेसर अखिल स्वामी सर ने सारी चीजों का जवाब दिया, और आज जिस तरह से तेलंगाना में देखने को मिल रहा है कि PRS जो है और बीजेपी दोनों ही पूरी तरह से अब साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता जो है वो दावा कर रहे हैं कि जो BRS के विधायक जितने भी हैं और जो बीजेपी के विधायक हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है और जल्द ही कांग्रेस भी ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर से 2 बजे। क्या विषय होगा, आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कैसी लगी ये चर्चा ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।